हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैट्रिक्स मेथड ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने मेथड्स ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में बात की थी। सो इससे प्रीवियस वीडियो में हम जो है मेथड्स ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के ही बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने चेकलिस्ट मेथड, एडोक मेथड और देयर इज वन मोर मेथड, नेटवर्क मेथड के बारे में ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं। नाउ इट्स द टाइम टू डिस्कस अबाउट मैट्रिक्स मेथड ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो किस तरीके से मैट्रिक्स मेथड हेल्प हमें करता है, किसी भी प्रपोज्ड प्रोजेक्ट का क्या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होगा और किस तरीके से हम उसको मिटिगेट कर सकने में हेल्प कर सकते हैं, किस तरीके से हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। सो बेसिकली दिस मैट्रिक्स मेथड इज ऑल्सो यूज टू इवेल्युएट पोटेंशियली इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ एनी प्रोजेक्ट। और तो किसी भी प्रपोज प्रोजेक्ट के क्या पोटेंशियल इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट होंगे, उनको इवैल्यूएट करने के लिए स्ट्रक्चर्ड टूल है ये मैट्रिक्स मेथड। और उन जो भी इम्पैक्ट होंगे उनको एग्जामिन करके, उन इंटरैक्शन को एग्जामिन करके हम जो है डिफरेंट डिफरेंट जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी एक्टिविटीज़ हैं और उनके क्या इम्पैक्ट होंगे एनवायरमेंटल कंपोनेंट पे, फिर हम उनको एग्जामिन करके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सो मैट्रिक्स मेथड जो होता है वो एक टेबुलर फॉर्म में होता है। टेबुलर फॉर्म में इस तरीके से होगा, जैसे हमने नेटवर्क मेथड के बारे में डिस्कस किया था, तो वहाँ पे कोई भी टेबुलर फॉर्म नहीं थी, कोई भी टेबल नहीं थी। वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, एक इम्पैक्ट ट्री टाइप का हमने क्रिएट किया था। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप वो बता रहा था नेटवर्क मेथड। बट मैट्रिक्स में ऐसा कुछ नहीं है। मैट्रिक्स मेथड एक टेबुलर फॉर्मेट में होता है, जहाँ पे एक एक्सिस पे लिस्ट होती है प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ की, और जो दूसरी एक्सिस होती है उस पे लिस्ट होती है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की। सो इट इज़ जस्ट लाइक दैट। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको भी हम आगे समझेंगे, बट सबसे पहले इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं कि मैट्रिक्स मेथड क्या क्या एडवांटेजेस हमें प्रोवाइड कर रहा है। मैट्रिक्स मेथड एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज तरीका है, चीज़ों को एक तरीके से डेटा को और हमें ऑर्गेनाइज करना है, लॉजिकली उसे हमें दर्शाना है, दिखाना है। सो मैट्रिक्स मेथड हमें ईजी बना देता है डेटा को आइडेंटिफाई करना, डेटा को एनालाइज करना, उसका क्या इंटरेक्शन है इन्वायरमेंटल फैक्टर के साथ, इम्पैक्ट का। सो वो सब चीज़ें हमारे लिए ईजी बना देता है। इसके साथ साथ जो है ये कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन जो भी चल रहे हैं इन्वायरमेंट में, इकोसिस्टम में, उनको सिंप्लीफाई करके एक डेटा की फॉर्म में हमें प्रोवाइड करता है। एक क्लियर ओवरव्यू प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से स्पेसिफिक एक्टिविटी अफेक्ट करेगी अलग अलग कंपोनेंट को, क्योंकि टेबुलर फॉर्म में डेटा है तो अलग अलग कंपोनेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा वो सब हम टेबल के थ्रू देख सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट प्रोवाइड करता है, क्योंकि सारे जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, जैसे कि एयर है, वाटर है, फ्लोरा है, वहाँ का फोना है, और नॉइज इन्वायरमेंट है, बायोलॉजिकल जो भी इन्वायरमेंट है, तो जितने भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं ये इंश्योर करता है कि सारे के सारे कंसीडर्ड हो जाएं। सो अलग अलग कैटेगरी होती है, बायोलॉजिकल हो गया और फिजिकल कंपोनेंट, केमिकल कंपोनेंट, तो कैटेगरी वाइज उसमें लिस्ट होती है वन एक्सिस पे। सो उसके थ्रू ये हमें डेटा प्रोवाइड कर देता है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें, सो इट इज़ वेरी इजी टू इंटरप्रेट एंड कम्युनिकेट फाइंडिंग टू द स्टेक होल्डर। सो कुछ कलरिंग के थ्रू भी हम इसमें डेटा को अरेंज कर सकते हैं। वी विल सी बाय एन एग्जांपल। थोड़ी देर में हम उसको पढ़ेंगे अभी। ओके, अब अगर हम क्वांटिफिकेशन की बात करें कि इम्पैक्ट कितना होगा, इंटेंसिटी क्या होगी, इम्पैक्ट होगा ये तो हमें पता है। एडोक मेथड की जब हमने बात की थी, जब हमने दैट वन एडोक मेथड एंड नेटवर्क मेथड में, तो हमने चार्ट प्रिपेयर किया था। एंड देयर इज़ वन मोर मेथड। सो एडोक मेथड की जब हमने बात की थी, एंड सो उसमें क्या था कि उसमें भी हमारे पास ये बताया गया था कि कहाँ पे इम्पैक्ट होगा। सो एडोक मेथड में कि इम्पैक्ट कहाँ होगा ये हमें एक तरीके से बताया गया था। चेकलिस्ट मेथड की अगर हम बात करें तो उसमें भी कहाँ इम्पैक्ट होगा ये हमें बताया गया था। कहाँ इम्पैक्ट होगा, यहाँ देखिए, कहाँ इम्पैक्ट होगा ये हमें बताया गया था। बट कहीं पे भी ये मेंशन नहीं था, कहीं पे भी ये मेंशन नहीं था कि कितना इम्पैक्ट होगा, इंटेंसिटी नहीं बताई गई थी। अगर हम चेकलिस्ट मेथड की बात करें या अगर हम अडोक मेथड की बात करें, तो कितना इम्पैक्ट होगा वो इंटेंसिटी नहीं बताई बताई थी। बट मैट्रिक्स मेथड हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि न्यूमेरिकल स्कोरिंग के थ्रू इम्पैक्ट की इंटेंसिटी भी कहीं ना कहीं हमें बता दी जाती है कि किस किस इंटेंसिटी का इम्पैक्ट होगा थ्रू न्यूमेरिकल स्कोरिंग। So obviously it will give us more comprehensive analysis of any impact on environmental factor. So ये सब उसके advantages हैं।
नाउ मूविंग ऑन टू द लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस ऑफ मैट्रिक्स मेथड। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो येस इट इज़ प्रिटी टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि ये नंबर ऑफ फैक्टर जो हैं सभी को इंक्लूड करता है, डेटा इसमें ज़्यादा आता है और इंटेंसिटी भी ये बता रहा है। सो ऑब्वियसली filling all those interaction, filling all those tables, filling all those data in like इन टेबुलर फॉर्म, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए सारे डेटा को टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना, सारे कंपोनेंट को इंक्लूड करना, ऑब्वियसली टाइम तो लगेगा। सो टाइम कंज्यूमिंग है और बड़े प्रोजेक्ट के लिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। सब्जेक्टिविटी की अगर हम बात करें सो इम्पैक्ट स्कोरिंग और सिग्निफिकेंस इवेल्युएशन सब्जेक्टिव हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द एक्सपर्टीज। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट, जैसे नेटवर्क मेथड जब हमने पढ़ा था तो हमने प्राइमरी इम्पैक्ट पढ़े थे, उसके साथ साथ सेकेंडरी इम्पैक्ट पढ़े थे कि सेकेंडरी इम्पैक्ट प्राइमरी इम्पैक्ट से ट्रिगर होते हैं। बट अगर हम मैट्रिक्स मेथड की बात करें तो ये इसका लिमिटेशन चला जाता है कि जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होंगे या प्राइमरी इम्पैक्ट से जो ट्रिगर होंगे सेकेंडरी इम्पैक्ट या जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो होंगे वो कहीं ना कहीं ओवरलुक हो जाएंगे इसमें। तो हम क्यूमुलेटिव और सेकेंडरी या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट अगर होंगे या सेकेंडरी इम्पैक्ट जो उसके होंगे वो कहीं ना कहीं इसमें कंसीडर नहीं होते हैं। सो इट इज़ द लिमिटेशन ऑफ दिस थिंग। और हो सकता है कि वो जो सेकेंडरी इम्पैक्ट हो वो लॉन्ग टर्म हो, तो इसकी वजह से वो ओवरलुक कहीं ना कहीं हो रहे हैं, तो ये नुकसानदायक है। बड़े प्रोजेक्ट के लिए जब हम मैट्रिक्स मेथड के थ्रू डेटा फीड करते हैं या इम्पैक्ट एनालिसिस करते हैं, सो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, मैनेज करने में प्रॉब्लम हो सकती है सारे डेटा को, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी तो बहुत सारे कंपोनेंट भी इन्वॉल्व होंगे, बहुत सारे कंपोनेंट और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी, तो टेबल थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी समझने में। सो दीज आर सम लिमिटेशंस ऑफ दिस मेथड, मैट्रिक्स मेथड। आइए चलिए हम पढ़ते हैं मैट्रिक्स मेथड को कि किन किन तरीकों से प्रिपेयर हो सकता है। जैसे हमने अभी बताया कि टेबुलर फॉर्म में प्रिपेयर होता है, सो किस तरीके से प्रिपेयर होता है और क्या सब होता है, लेट्स गो थ्रू इट थ्रू एन एग्जाम्पल। हम इसको देखेंगे। आई होप इट इज़ विजिबल टू यू। This table is visible to you, I think. Yes, this is visible to you. So now come to the main part. This is a tabular form. Matrix method के थ्रू हम जो है एक सिंपल मैट्रिक्स है, बेसिकली ये सिंपल इन्वायरमेंटल मैट्रिक्स। सो एक फिनिक्स पल्प मिल है, एक एक फैक्ट्री है, पल्प मिल है, नाम है उसका फिनिक्स। सो उस जो वो फैक्ट्री है या वो जो इंडस्ट्री है उसका क्या इम्पैक्ट होगा एनवायरनमेंट पे, क्या सोशो लॉजिकल सोशो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट होंगे, सोसाइटी पे क्या होगा, मेजरली हम इन्वायरमेंट पे देखेंगे। तो इन्वायरमेंट पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा, सो उसका इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा उसको हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स मेथड से। ठीक है। सो फिनिक्स पेपर मिल का इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हम सिंपल इन्वायरमेंटल मैट्रिक्स मेथड से या सिंपल मैट्रिक्स मेथड से पढ़ रहे हैं। दिस इज व्हाट सिंपल मैट्रिक्स है ना। आगे हमें एक और देखेंगे कि एक और तरीके की मैट्रिक्स होती है, एक और तरीके की मैट्रिक्स होती है। सो 2-3 तरीके की मैट्रिक्स हम इसमें पढ़ेंगे। और ये तो टेबुलर फॉर्म में है, वो भी टेबुलर होगी बट उसमें कलरिंग की हेल्प से हम बता सकते हैं। तीसरी में हम इम्पैक्ट और इंटेंसिटी ऑफ इम्पैक्ट भी बता सकते हैं। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड सिंपल मैट्रिक्स। सो एक सिंपल मैट्रिक्स के थ्रू हम इस प्रोजेक्ट के जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होंगे उसको पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि एक एक्सिस पे हमारे इन्वायरमेंटल कंपोनेंट होते हैं, दूसरी एक्सिस पे प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ होंगी। सो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, ये किस तरीके से डिफरेंट है चेकलिस्ट से और अडोक से। चेकलिस्ट और अडोक में हमने क्या देखा था कि कितना इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होगा, मतलब कि एडवर्स होगा, बेनिफिशियल होगा, सीवियर होगा, लॉन्ग टर्म होगा, शॉर्ट टर्म होगा, हमने उसको कैटेगरी में डिवाइड किया था। बट यहाँ पे हम अलग अलग प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ का इम्पैक्ट देखते हैं। मतलब पेपर और पल्प मिल की बात कर रहे हैं, पल्प मिल, पेपर पल्प मिल की हम बात करें, तो पेपर पल्प मिल में जो भी एक्टिविटीज़ चल रही होंगी वो एक एक्सिस पे होंगी और दूसरी एक्सिस पे होंगे हमारे इन्वायरमेंटल कंपोनेंट। तो उन एक्टिविटीज़ का उन पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल कंपोनेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सो आइए देखते हैं, ये पेपर मिल की बारे में बात हो रही है। सो पेपर मिल में जो भी एक्टिविटीज़ होंगी उनको हम लिस्ट डाउन करेंगे एक एक्सिस पे। क्या क्या एक्टिविटी हो सकती है, सबसे पहला होगा प्लांट कंस्ट्रक्शन। ऑब्वियसली जब हम पेपर मिल में एक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, सबसे पहले प्लांट कंस्ट्रक्ट होगा, है ना। फिर उसके बाद होगा फार्मिंग ऑफ केनाफ दैट ट्री। और फिर होगा यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र, क्योंकि हम उसमें उसको ग्रो कराने के लिए पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र का भी यूज़ करेंगे।
फिर रॉ मटेरियल को भी ट्रांसपोर्ट किया जाएगा क्योंकि हमें पेपर पल्प मिल में रॉ मटेरियल की भी रिक्वायरमेंट होगी। सो अगर हम वाटर इनटेक की बात करें तो वाटर इनटेक कितना होगा उसका उसका भी यूज़ होगा। सो ये कुछ एक्टिविटीज़ इस तरीके से इसमें मेंशन है। फिर इसके बाद जब वहाँ से कुछ वेस्ट भी रिलीज़ होगा, सॉलिड वेस्ट भी रिलीज़ होगा। अच्छा, इसको एक बार थोड़ा-सा हम पल्प मिल को जान लेते हैं, ये होती क्या है? उसके बाद हमें एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएँगी कि क्यों हम इस एक्टिविटी को लिस्ट डाउन कर रहे हैं। जो पल्प मिल होती है ना, वो एक फैक्ट्री होती है या इंडस्ट्री यू कैन से फैक्ट्री बेसिकली छोटे लेवल पे। सो जहाँ पे जो जैसे वुड है, रॉ मटेरियल है, वुड है जैसे रिसाइक्ल्ड पेपर है या एग्रीकल्चर रेसिड्यू है, बेसिकली बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। सो उनको प्रोसेस किया जाता है। किसमें प्रोसेस किया जाता है? उनका पल्प बनाया जाता है, ठीक है? बेसिकली मतलब सारा जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, स्पेशली पेपर, रिसाइक्ल्ड पेपर, वुड और एग्रीकल्चरल जो रेसिड्यू है, सो उन सबको प्रोसेस करके पल्प बनाया जाता है। और जो पल्प है वो प्राइमरी मटेरियल है, बेसिकली वो मेन मटेरियल है जिसको यूज़ किया जाता है फर्दर फिर पेपर बनाने के लिए। उससे फिर पेपर बनाया जाता है, कार्डबोर्ड बनाने के लिए उसका यूज़ किया जाता है और अदर पेपर जो प्रोडक्ट हैं, मतलब जैसे कि पेपर बैग्स जो होते हैं और डायरीज के जो कवर होते हैं उनको बनाने के लिए, या पैकिंग बैग्स जो होते हैं उनको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। सो दैट इज पल्प मिल। तो पल्प इज दैट प्राइमरी मटेरियल जिससे फर्दर पेपर बनाया जाता है। उससे फिर कार्डबोर्ड बनाया जाता है, या गिफ्ट रैपिंग के लिए आप पेपर की कोई भी कवर बना सकते हो, या जो फाइल्स होती है, पेपर फाइल होती हैं, उनको बना सकते हो। सो ऑल दोज थिंग अभी बनाया किससे जाता है? बनाया जाता है पल्प से। सो अगर मैं होल आइडिया इसमें बताऊं, सो होल आइडिया इसमें ये है कि जो भी पेपर है, जो वेस्ट पेपर है, जो रिसाइकल्ड पेपर है, जो वेस्ट पेपर है, उस पेपर को हम रिसाइकल करते हैं। रिसाइकल मतलब कि उसको एक नया अवतार देते हैं बेसिकली। सो उस पे वो तो पेपर वेस्ट हो गया कहीं न कहीं, जिस पे आपने लिख दिया है, जो टियर वियर एंड टियर हो गया है, जो फट गया है। सो उस पेपर का हम पल्प में उसको कन्वर्ट करते हैं और उन पल्प से फिर हम नए पेपर्स बनाते हैं, या पेपर बैग बनाते हैं, या कार्डबोर्ड बनाते हैं। तो बेसिकली हम उसे क्या करते थे? रिसाइकल कर देते हैं। तो पल्प मिल में ये सब चीज़ें होती हैं। सो आपको उसी के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ लिस्ट डाउन करनी है। सो ऑब्वियसली प्लांट कंस्ट्रक्शन होगा, प्लांट की फार्मिंग होगी, फिर उसमें पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स भी यूज़ होंगे, रॉ मटेरियल भी ट्रांसपोर्ट होगा, वाटर इनटेक भी इसमें लगेगा क्योंकि जो पल्प है वो पानी से बनेगा, कहीं ना कहीं उसमें पानी का यूज़ होगा पल्प में, पल्प को बनाने के लिए। देन सॉलिड वेस्ट भी वहाँ से रिलीज़ होगा और इफ्लुएंट भी डिस्चार्ज होगा जब पल्प से पेपर रिसाइकल्ड हो रहा होगा। सो इफ्लुएंट डिस्चार्ज वहाँ से होगा, कुछ ना कुछ एमिशन भी वहाँ से निकलेगा और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। ये सोशल टर्म्स की हम बात कर रहे हैं कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा क्योंकि लोग ही तो एक तरीके से वहाँ पे काम कर रहे होंगे, बेसिकली लेबर जो होगी, सो वहाँ पे काम कर रही होगी। सो दीज आर द पॉसिबल एक्टिविटीज़। सो दीज आर द पॉसिबल एक्टिविटीज़ जो पल्प मिल में चल रही होंगी। सो यस, ओके। सो जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इन सब चीज़ों की, तो अब हम इन्वायरमेंटल कंपोनेंट को इंक्लूड करते हैं कि कौन कौन से इन्वायरमेंटल कंपोनेंट होंगे जो पॉसिबल होंगे, जो अफेक्ट होंगे बेसिकली। सो एनवायरमेंटल कंपोनेंट जैसे कि सरफेस वाटर क्वालिटी, सरफेस वाटर हाइड्रोलॉजी, क्योंकि वाटर इनटेक यूज़ होगा इसमें तो ऑब्वियसली वाटर का कहीं ना कहीं रोल प्ले होगा। वाटर एयर क्वालिटी, फिशरीज, टेरेस्ट्रियल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल वाइल्ड लाइफ, लैंड यूज पैटर्न, हाईवेज और रेलवेज, वाटर सप्लाई, एग्रीकल्चर, हाउसिंग, हेल्थ और सोशो इकोनॉमिक। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें इससे अफ़ेक्ट होंगी। तो हमने एक एक्सिस पे प्रोजेक्ट एक्टिविटी लिस्ट डाउन की, दूसरी पे एनवायरमेंटल कंपोनेंट। अब हम उनको देखेंगे कौन-सा प्रोजेक्ट एक्टिविटी से कौन-सा एनवायरमेंटल कंपोनेंट अफ़ेक्ट होता है। क्रॉस का जहाँ पे साइन होगा, क्रॉस के साइन का मतलब है कि येस, यहाँ पे इफ़ेक्ट होगा, बस इसका ध्यान रखेंगे आप। तो सरफेस वाटर क्वालिटी किससे अफेक्ट होगी? प्लांट कंस्ट्रक्शन से नहीं होगी, फार्मिंग से नहीं होगी, यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स। जब आप पेस्टिसाइड यूज करोगे प्लांट में, जब आप फर्टिलाइजर यूज करोगे प्लांट में, तो वहाँ पे होने वाला जो भी पानी है वो भी अफेक्ट होगा। क्यों अफेक्ट होगा? वो पानी इसलिए अफेक्ट होगा क्योंकि जो भी फर्टिलाइजर्स है, जो भी पेस्टिसाइड्स है, वो पानी में बह के जब सरफेस के वाटर में मिल जाएंगे तो वाटर कॉन्टामिनेट हो जाएगा, तो यस, ये अफेक्ट होगा। ठीक है, इसके अलावा सरफेस वाटर क्वालिटी, सॉलिड वेस्ट जो निकलेगा वहाँ से, अगर वो पानी में जाता है तो उससे सरफेस वाटर क्वालिटी अफेक्ट होगी।
इफ्लुएंट जो डिस्चार्ज होगा वो पानी में मिलता है तो उससे सरफेस वाटर क्वालिटी अफेक्ट होगी। एम्प्लॉयमेंट से होगी, क्यों? क्योंकि ज़्यादा लोग होंगे, अगर वो पानी में पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे, वहाँ के पानी में अगर वो कपड़े धुलेंगे, अगर वहाँ के पानी में वो हाथ धुलते हैं और वो सब चीज़ें सरफेस वाटर में पॉल्यूशन वो क्रिएट करते हैं, तो येस, एम्प्लॉयमेंट से भी सरफेस वाटर क्वालिटी अफेक्ट होगी। मूविंग ऑन टू सरफेस वाटर क्वालिटी, अगर आप देखें वाटर इनटेक से, जब वाटर लिया जाएगा, जब वाटर को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, जब पानी को लिया जाएगा, किसके लिए? पल्प बनाने के लिए या फैक्ट्री में उसको चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो ऑब्वियसली वहाँ की जो वाटर क्वालिटी है और क्वांटिटी है वो दोनों ही अफेक्ट होगी कहीं ना कहीं। क्वांटिटी भी कहीं ना कहीं डाउन जाएगी और क्वालिटी भी अफेक्ट होगी। सो यस, इससे अफेक्ट होगा। अगर हम एयर क्वालिटी की बात करें, तो जब रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो भी धुआं निकलेगा, जो भी स्मोक रिलीज होगा पेट्रोल या डीजल के बर्निंग से, तो उससे एयर की क्वालिटी क्या होगी? अफेक्ट होगी। तो यहाँ से एयर की क्वालिटी अफेक्ट होगी जब रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होगा। और इसके अलावा रॉ मटेरियल कब एक्सपोर्ट होगा? जब एग्रीकल्चर रेजिड्यू लाया जाएगा, जब वेस्ट पेपर को लाया जाएगा, जब वुड को लाया जाएगा, तो क्योंकि यही सब चीज़ें पल्प में यूज़ हो रही थी, है ना, पल्प मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो वहाँ पे एयर क्वालिटी अफेक्ट होगी। इसके साथ साथ जब एमिशन रिलीज होगा, जब हम पल्प को बना रहे होंगे और जब हम पेपर को एक तरीके से मतलब बेसिकली रिसाइकल कर रहे हैं, तो वहाँ से जो एमिशन रिलीज होगा उससे एयर क्वालिटी अफेक्ट होगी। फिशरीज़ जो है वो फिशरीज़ कब अफेक्ट होगी? जब फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड यूज़ होंगे, तो उस पानी में मछली नहीं रह पाएगी, जिसकी वजह से फिशरी की जो फिशरीज़ हैं या फिशेज़ जो हैं, जो एक्वेटिक लाइफ है, वो अफेक्ट होगी। अगर इफ्लुएंट पानी में जाता है तो उससे फिशेज़ अफेक्ट होंगी। टेरेस्ट्रियल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, मतलब जो धरती पे रहने वाले जानवर हैं, उनका जो घर है, धरती पे रहने वाले जानवर। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड जो हैबिटेट है, वाइल्ड लाइफ मतलब वहाँ पे जो रहने वाले जंगली जानवर है, और हैबिटेट मतलब उनका जो भी ड्वेलिंग प्लेस यानी घर है। तो धरती पे रहने वाले जो जानवर है, उनका जो ड्वेलिंग प्लेस या उनका जो घर है, वो प्लांट कंस्ट्रक्शन से अफेक्ट होगा। जब प्लांट का कंस्ट्रक्शन होगा, जब वो फैक्ट्री, प्लांट मतलब फैक्ट्री की बात कर रहे हैं हम, पेपर मिल, तो जो पल्प मिल है, पेपर पल्प मिल है, जब उसका कंस्ट्रक्शन होगा तो बहुत सारा जो वहाँ पे डिफोरेस्टेशन होगा, बहुत सारे पेड़ काटे जाएंगे, ग्रासलैंड कहीं ना कहीं क्लियर आउट हो जाएंगी। सो वहाँ पे जो रहने वाले जानवर थे, धरती पे रहने वाले जो जानवर थे, तो बेसिकली जब उन्होंने पेड़ को काटा है, तो उनका जो घर है वो भी क्या हो गया है? चला गया है ना, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो गया है। सो यस, प्लांट कंस्ट्रक्शन से वाइल्ड लाइफ जो हैबिटेट है वो कहीं ना कहीं चले जाएंगे। इसके साथ साथ टेरेस्ट्रियल जो वाइल्ड लाइफ है वो भी प्लांट कंस्ट्रक्शन से अफेक्ट होगी, क्योंकि उसे भी क्या करना पड़ेगा? डिस्प्लेस होना पड़ेगा, क्योंकि अब उनके हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हो गया, घर तो खत्म हो गया, डिफोरेस्टेशन हो गया, तो कैसे रहेंगे वहाँ पे जो भी जंगली जानवर है, क्योंकि वहाँ पे फॉरेस्ट ही नहीं है ना। सो टेरेस्ट्रियल वाइल्ड लाइफ अफेक्ट होगी। इसके अलावा लैंड यूज पैटर्न का जो किससे अफेक्ट होगा? लैंड यूज पैटर्न अफेक्ट होगा जो फार्मिंग है। जब हम जो भी वो प्लांट है, जब हम उसकी फार्मिंग करेंगे, सो उससे लैंड यूज पैटर्न अफेक्ट होगा, क्योंकि एक सर्टेन टाइप की सिचुएशन उस प्लांट को ग्रो होने के लिए चाहिए। सो यस, लैंड यूज पैटर्न अफेक्ट होगा। हाईवेज और रेलवेज किससे अफेक्ट होंगे? हाईवेज और रेलवेज अफेक्ट होंगे जब रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होगा। वाटर सप्लाई, जब फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ होंगे, तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स यूज़ होंगे तो उससे वाटर की क्वालिटी अफेक्ट हो रही है, सरफेस वाटर की क्वालिटी, सरफेस वाटर हाइड्रोलॉजी और वाटर सप्लाई, हमेशा याद रखेंगे यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स से। इसके अलावा वाटर सप्लाई जो है, जो इफ्लुएंट जो डिस्चार्ज हो रहा है वो कहीं ना कहीं पानी में जाएगा, तो उससे वाटर क्वालिटी अफेक्ट होगी। एग्रीकल्चर अफेक्ट होगी जब फार्मिंग आप करोगे दैट प्लांट, फार्मिंग ऑफ दैट प्लांट। इसके अलावा हाउसिंग, हाउसिंग जब यू कैन से कि हाउसिंग एम्प्लॉयमेंट जो है वो कहीं ना कहीं हाउसिंग को क्या करेगा? अफेक्ट करेगा। कैसे अफेक्ट करेगा? इन अ पॉजिटिव वे, मतलब जब लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा, तो लोग वहाँ पे घर बनाना शुरू करेंगे, तो रेजिडेंशियल एरियाज क्रिएट होंगे। सो यस, तो एम्प्लॉयमेंट अफेक्ट होगा किससे? हाउसिंग, हाउसिंग अफेक्ट होगा एम्प्लॉयमेंट से बेसिकली। सो क्रॉस के मतलब, क्रॉस का मतलब है कि ये चीज़ अफेक्ट होगी। नेगेटिव और पॉजिटिव यहाँ पे नहीं बताया गया है, अफेक्ट बताया गया है बस, प्रभावित होगा। हेल्थ किससे अफेक्ट होगा? हेल्थ होगा जब सॉलिड वेस्ट रिलीज होगा वहाँ से, इफ्लुएंट डिस्चार्ज होगा वहाँ से, क्योंकि सॉलिड वेस्ट रिलीज होगा तो कहीं ना कहीं गार्बेज फैलेगा और कहीं ना कहीं बहुत सारे पैथोजेंस आएंगे, बहुत सारे पैथोजेंस आएंगे, मॉस्किटोज, फ्लाइज, तो वो क्या करेंगे? बहुत सारी बीमारियां फैलाएंगे, डिजीज स्प्रेड होंगी, कम्युनिकेबल डिजीज। सो यस, हेल्थ अफेक्ट होगा सॉलिड वेस्ट से। इसके अलावा पानी जब गंदा होगा इफ्लुएंट डिस्चार्ज से,
इफ्लुएंट डिस्चार्ज जब होगा, उससे सरफेस वाटर की क्वालिटी ख़राब होगी, उस पानी को जब लोग पिएँगे तो भी हेल्थ पे क्या होगा, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा जब एयर में एमिशन होगा, जो भी टॉक्सिक गैसेज़ हैं, नॉक्शियस गैसेज़ हैं, तो उस एयर को जब इन्हेल किया जाएगा लोगों के द्वारा या वहाँ पे रहने वाले जानवर के द्वारा, तो उससे हेल्थ अफ़ेक्ट होगा। तो हेल्थ अफ़ेक्ट किससे होगा? सॉलिड वेस्ट से, इफ्लुएंट डिस्चार्ज से और एमिशन से। सो बेसिकली एयर से, वाटर से और कहीं न कहीं लैंड से। दिस इज़ द थिंग। सोशो इकोनॉमिक की अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयमेंट, यस, जब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को तो उससे सोशल स्टेटस बढ़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो पैसा आएगा लोगों के पास, और पैसा आएगा तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक स्टेटस भी इंक्रीज होगा, लेवल अप होगा या एलिवेट होगा। सो यस, दिस इज हाउ वी लर्न अबाउट कि किस तरीके से एक पल्प मिल जो है उसका कहाँ-कहाँ पे इम्पैक्ट होगा, किस-किस प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ से उसकी किस-किस एनवायरमेंटल कंपोनेंट पे अफ़ेक्ट होगा, वो हमने पढ़ा। टेबुलर फॉर्म में हमने इस चीज़ को प्रिपेयर किया। दिस इज़ हाउ एक टेबल फॉर्म में हम प्रिपेयर करते हैं मैट्रिक्स को। सो एक एक्सिस पे प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ होती है, दूसरे एक्सिस पे एनवायरमेंटल कंपोनेंट होते हैं। क्रॉस का मतलब होता है कि इस एरिया पे या इस कंपोनेंट पे इफ़ेक्ट पड़ा है इस प्रोजेक्ट एक्टिविटी का। तो आप देखेंगे जैसे सरफेस वाटर क्वालिटी है, यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइज़र है, तो आपने यहाँ पे क्रॉस लगाया। यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइज़र से सरफेस वाटर क्वालिटी है, तो ये देखिए यहाँ पे क्रॉस लगा। तो जस्ट लाइक क्रॉस मतलब वहाँ पे उसका इम्पैक्ट हुआ है। तो इस तरीके से हमने पल्प मिल के इम्पैक्ट के बारे में पढ़ा मैट्रिक्स मेथड के थ्रू। आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स मेथड थ्रू दिस एग्जाम्पल ऑफ पेपर पल्प मिल। सो आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। और अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू केटर योर क्वेश्चन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बार बार चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, क्योंकि बार बार रिवाइज करेंगे तो चीज़ें आपको ईजी लगने लगेंगी, और फिर आपको नहीं लगेगा कि ये चीज़ आप पहली बार पढ़ रहे हैं। एंड देन you are able to understand that question in UGC NET or any other competitive exam related to environmental sciences. So this concept is very much important, or learning should never stop. Stay curious, stay healthy, stay keep learning, keep growing, and please keep asking question, because that enhance my knowledge level also. Again, thank you for listening me so patiently. Bye bye, ख्याल रखिए अपना।